नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश 3 at 3 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाटा, मेरे साथ मेरी सहयोगी मीनाक्षी कांडवाल और श्वेता झा मौजूद हैं। अगले 1 घंटे तक देश और दुनिया की हर वो अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे जो आप जानना और समझना चाहते हैं। आज हमारी नजर होगी देश के उन हिस्सों पर जहां पर बाढ़ से विभीषिका आई है। ये वो बर्बादी की तस्वीरें हैं जो हमारे देश में रवायत बन गई हैं। हर साल इसी तरह की तस्वीरें मीनाक्षी और श्वेता सामने आती हैं और दुख इस बात का है कि हम ये बस देखते ही रह जाते हैं। हर बार हर साल यही तबाही, यही मंजर, यही तस्वीर। बिल्कुल नेहा, आपने बिल्कुल सही बात ये कही कि आखिर असम हो या बिहार हो या पहाड़ी क्षेत्र हो, वहाँ से ऐसी तस्वीरें बीते साल भी आई थी, उससे पहले भी, लेकिन तस्वीरों में, हालात में कुछ बदलाव नज़र नहीं आता। गरीबों का, किसानों का सब कुछ बह गया है। दुर्भाग्य ये है कि चाहे इलाके कितने भी पानी पानी हो जाए, लेकिन हमारी सरकारें, हमारे सिस्टम कभी पानी पानी नहीं होते। उन्हें ना तो शर्म आती है, ना वो कुछ सीख पाते हैं। बिल्कुल, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और बाढ़ की बर्बादी की खबर तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि इसके अलावा हम आपको कोरोना के कोहराम के बारे में भी पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि लगातार कोरोना का ग्राफ जो है वो ऊंचा जाता जा रहा है। साथ ही आपको हम खबर बताएंगे राजस्थान की सियासत की, जहां अभी अभी अशोक गहलोत ने पायलट पर तीखा हमला किया है। इसके अलावा आपको हम ले चलेंगे अयोध्या भी, आपको बताएंगे कि किस तरह से भगवान राम के मंदिर की भव्यता बढ़ाने के लिए किस तरह का प्लान बनाया गया है। तो सबसे पहले शुरुआत लेकिन करते हैं पहाड़ से जमीन तक बाढ़ के हाहाकार की खबर से। तस्वीरें गवाह हैं कि किस तरह पहाड़ से लेकर जमीन तक जिंदगी बर्बाद, बिखरी हुई दिखाई देती है। जैसा कि हम लोग पहले भी बात कर रहे थे नेहा, जो समस्या हर साल सामने आती है उसे संभालने के लिए आखिर ईमानदारी से कोशिश क्यों नहीं की जाती और क्यों इस तरह का पॉलिसी पैरालिसिस हर साल दिखाई देता है। बिल्कुल मीनाक्षी, ये अव्यवस्था है सिस्टम की, किस तरीके से नाकामी उनकी हर साल दिखाई दे जाती है तस्वीरों में। सरकारें अगर सही ढंग से कोशिश करें तो शायद लोग इस तरह से खून के आंसू रोने को मजबूर ना हो। यहाँ आपदा के नाम पर जो काम होता है उसमें भला लोगों का नहीं होता, सिर्फ सिस्टम की जेब गर्म होती है। बिहार में कुछ दिन पहले एक पुल बह गया, ये उसका जीता जागता उदाहरण है श्वेता कि किस तरीके से भ्रष्टाचार व्यापक तरीके से हर राज्य में फैला हुआ है। बिल्कुल, और ये साल दर साल हम देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। और ये भ्रष्टाचार, अगर इसका दीमक इस तरह से ना पूरा फैल गया हो और चाट ना गया हो पूरी व्यवस्था को, अगर ऐसा नहीं होता तो शायद ये तस्वीरें जो अपने दर्शकों को हम हर साल दिखाते हैं, शायद ना ये तस्वीरें हम दिखाते और ना वो लोग जो हर साल इस तरह से बर्बाद, जिनकी जिंदगियां हो जाती है, पूरा घर बर्बाद हो जाता है, ना वो इस तरह से बेहाल होते। बहरहाल आगे हम अपने दर्शकों को वो तस्वीरें दिखाते हैं जो दहला देने वाली है। जी हाँ, उत्तराखंड से लेकर पूर्वोत्तर तक, बिहार से लेकर बंगाल तक, हर तरफ बस अगर तस्वीर जो सामने आ रही है वो तबाही ही तबाही की है।
आसमान से आफत बरसी और जमीन पर तबाही मच गई। पहाड़ों का सीना फटा तो मलबा जमीन पर सैलाब बनकर आया। रात के अंधेरे में जो बादल फटे उसकी तबाही दिन के उजाले में दिख रही है। ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड के मुनस्यारी की। जरा इसे गौर से देखिए और समझिए कि कुदरत कितने गुस्से में है। इंसानों ने अपनी सीमाओं का उल्लंघन किया तो कुदरत का कहर टूट पड़ा। मटकौट इलाके में बादलों ने रात में हमला किया और ऐसी तबाही लेकर आया कि 3 लोगों की जान चली गई। 11 लोग लापता हो गए, जबकि एक शख्स घायल हो गया और कई घर मलबे में बह गए। रात बादल फटने से बेला में 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और वहाँ पे स्थानीय युवाओं के द्वारा जो है अभी रेस्क्यू चल रहा है। कांगा गांव में भी बादल फटने से जो है वहाँ पे कुछ लोग मिसिंग हैं। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि एसडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू में लगाया गया। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में 48 घंटे में दूसरी बार तबाही आई है। ये इलाका हमेशा से ही संवेदनशील रहा है। हालांकि इस खतरे के बाद भी कुछ सैलानी बेफिक्र नजर आए और फ्लैश फ्लड के बीच उछल कूद करते हुए नजर आए, अपनी जान को दांव पर लगाते हुए दिखे। बादल का गुस्सा तो देहरादून से करीब 100 किलोमीटर दूर सहिया तहसील में भी देखने को मिला। मलबे के साथ सैलाब की इस ताकत को जरा देखिए, इसके रौद्र रूप को देखिए। पहाड़ से तेजी से आई और एक पुल की जड़ें उखाड़ दी। कई घरों में मलबा घुस गया। बादल फटने से जुड्डू के करीब नेशनल हाईवे का वो हाल हुआ कि पहचानना मुश्किल हो गया। एक गाड़ी इसी इलाके में फंस गई। पत्थरों और चट्टानों से लैस मलबा सब कुछ बहाने को बेताब था। बेबसी का आलम तो हिमाचल के किन्नौर में भी देखने को मिला। किन्नौर के सांगला के करीब सेब बागान की मिठास बाढ़ में बह गई। कई मजदूरों ने अपनी जान जैसे तैसे बचाई। खरोगना नाले में अचानक बाढ़ आने से सेब के बागान पानी पानी हो गए। सेब के कई बागान तबाह हो गए। बागान की बर्बादी के साथ लोगों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि किन्नर कैलाश की चोटियों में लगातार बारिश की वजह से पहाड़ों से बर्फ पिघलने के साथ ज्यादा पानी नीचे आया तो सैलाब बन गया। उधर पूर्वोत्तर भारत में भी कुदरत की तबाही का चक्र तेज हो गया है। एक तरफ कोरोना का कहर, दूसरी तरफ सैलाब से गरजती नदियां। आखिर कोई करे तो क्या करे? अरुणाचल के पुपुम पारे का ये नजारा आपको कई बार सोचने को मजबूर कर देगा। फर्श के बीच पीपीई किट पहनकर डॉक्टर निकल पड़े उस प्राइमरी सेंटर की तरफ जहां कोरोना संक्रमण की जांच के लिए लोग इंतजार कर रहे थे। अगले पल कुछ भी हो सकता था, लेकिन जान जोखिम में डालकर डॉक्टर सीमांता बोरा किसी तरह दरिया पार कर अपने मेडिकल सेंटर पहुंचे। कुदरत का कहर ऐसा है कि जोखिम भरी जिंदगी की चपेट में आज पूरा भारत है। कहीं पहाड़ों में बादलों का खौफ है तो कहीं मैदान में दरिया का सितम। कुदरत के साथ खिलवाड़ करना इंसानियों के लिए भारी पड़ रहा है। वक्त रहते नहीं संभले तो हालात और भी बदतर हो सकते हैं। देहरादून से दिलीप सिंह राठौर के साथ आज तक ब्यूरो। हालांकि जिस तरह से कोविड संक्रमण का दौर चल रहा है उसमें आशंका यही थी कि मॉनसून इस बार बीते मॉनसून से ज्यादा खतरनाक होगा। और मुनस्यारी की तस्वीर आपने देखी हो तो लोगों को वहां पर केदारनाथ में जो त्रासदी हुई थी उसकी याद आ गई, क्योंकि वहां पर जब सैलाब आया, तस्वीरें भी देखिए आपको दिखा रहे हैं, लेकिन 9 लोग वहां गायब होते हैं। और ये सबसे ताजा तस्वीर जो हमें मिली है, दरअसल ये हमारे पास अभी शिमला के फलमंडी से आई तस्वीरें हैं। यहाँ पहाड़ के बीच फलमंडी मौजूद है, लेकिन बारिश की वजह से पहाड़ टूटकर गिर पड़ा और फिर क्या हुआ आप अंदाजा लगा सकते हैं। किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये इस तरह की तस्वीरें पहाड़ों में सामने आएंगी। और आप अगर इस इमारत का भी पूरा अंदाजा लगाएं, देखिए जिस तरह का कंस्ट्रक्शन वहां पर होता है वो इस तरह से ही बनाया जाता है कि बारिश को झेल सके। लेकिन बारिश को झेलना एक अलग बात होती है और इस तरह मलबे का गिरना एक बहुत अलग बात होती है। और इसी वजह से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त ये पूरा इलाका इस मलबे के गिरने के बाद हुआ। इन सबके बीच जो तस्वीरें अभी आप लोगों ने देखी,
किस तरह से मलबा गिर रहा है। अक्सर पहाड़ी इलाकों में इसी तरह की तस्वीरें सामने आती है हर बार मानसून के समय में, जो कि काफी खतरनाक और डरावनी रहती है उन लोगों के लिए जो प्लेन्स में रहते हैं। लेकिन यहां सोचना होगा कि जब हर बार ऐसा होता है तो क्यों ना इससे अलग हटके कोई कंस्ट्रक्शन किया जाए। और बहुत तरह की चीजें हैं, पेड़ों का काटना, तमाम तरह की चीजें, जिसकी वजह से इस तरह की चीजें हो रही हैं। लेकिन इन सब के बीच अच्छी बात यह रही कि लोग बच गए। बारिश के दिनों में पहाड़ टूटने की घटनाएं आम हैं। अब एक बार रुख हम कर लेते हैं बिहार का, जहां पर देखिए हर बार तय है, निश्चित है कि कुछ इलाकों में बाढ़ आना ही आना है। और नेहा, सबसे यहां की अगर बिहार की हम बात करें तो यहां पर एक तरह से देखिए कि डबल अटैक है। यहां पर कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है बिहार में, और दूसरी तरफ लोग जो हैं वो बाढ़ से बेहाल हैं। बिल्कुल श्वेता, हालांकि बाढ़ को हमेशा प्राकृतिक त्रासदी में गिना जाता है, लेकिन क्या ये वाकई प्राकृतिक त्रासदी है? क्योंकि हर बार इसी तरह की अगर तस्वीर सामने आती है तो क्यों नहीं प्रशासन मुस्तैद रहता है, क्यों नहीं डैम्स का निर्माण किया जाता है नदियों में? क्योंकि हर बार नदियां उफान पर आ जाती हैं, पूरे के पूरे गांव बह जाते हैं, लोगों को विस्थापित करना पड़ता है, नई जगहों पर उनको बसाना पड़ता है, तमाम तरीके के सवाल है। और शहर के अंदर की तस्वीर देखिए, तो हम गाँव की बात कर रहे हैं, शहर में हमने दिखाया किस तरीके से पूरी की पूरी सड़कें साफ हो गई, वहां पर गाड़ियां ऐसे चल रही हैं जैसे कि नदी के बीच में चल रही हो। मीनाक्षी, बिल्कुल, और इसीलिए ये तस्वीरें और ज्यादा डराती हैं, क्योंकि इन लोगों, जो लोग देखिए इस तरह से इस नदी को पार कर रहे हैं, आप इनके बारे में सोचिए। इन्होंने अपनी किस्मत मान लिया है इन परिस्थितियों को, और ऐसे में लगता है कि सरकार और सिस्टम को शायद ये तस्वीरें नहीं दिखाई देती हैं, या उनकी आंखों में पानी नहीं बचा है, और इसीलिए उन लोगों को पानी की ये बर्बादी नजर नहीं आती है। श्वेता, बाढ़ की चपेट में बिहार कराह रहा है। आंखों के सामने आशियाना डूबने लगा तो दर्द समेटे अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश में लोग जुट गए। आपको दिखाते हैं बाढ़ बारिश से बदहाल बिहार की एक एक तस्वीर। पूर्वी चंपारण का ये हाल देखिए, चारों तरफ पानी ही पानी भरा है। सड़क, घर, खेत खलिहान सब जलमग्न हो चुके हैं। आज तक की टीम ने इन इलाकों में जाकर वहां तबाही का हाल जाना। बिहार में बाढ़ एक मौसम की तरह आता है। लोगों को मालूम है जब बारिश ज्यादा शुरू हो जाएगी तो नदियां उफनते हुए उनके घरों को लीलने की कोशिश में आगे बढ़ते रहेंगी। कुछ दिनों के लिए बारिश रुकती है, थोड़ा सा पानी नीचे चला जाता है, लेकिन इसी तरीके से आप अगर ये गांव भी देख लें, घरों तक कई, इससे पहले जो हमने घर देखे, जैसे ये देखिए, ये झोपड़ी आपको जलमग्न इस समय आधी नजर आ रही है। जितना सामान हो सकता है उसे समेटकर थोड़ा सा बाहर जाते हैं इस उम्मीद में कि थोड़ी बारिश कम हो, थोड़ा सा पानी कम छोड़ा जाए नदियों में और उसके बाद रहने लायक स्थिति हो जाए। लेकिन हर बार की वही कहानी, इस बार की तस्वीरें ये। गोपालगंज जिले में गंडक नदी तबाही लेकर आई है। पक्के मकान डूब चुके हैं, झोपड़ियां तबाह हो गई हैं। अब जिंदगी सैलाब से जूझ रही है। सदर और मांझागढ़ प्रखंड के कई गांवों में लोग पीने के पानी और दवा के लिए तरस रहे हैं। इसपुर आने पर साधन नहीं क्या निकाल पर तना ना मुंह तो पानी नदी का पानी गरम अपने तो बुखार हो गया, देह में हो गया है हमारा। दरभंगा के गोपालपुर इलाके में भी बाढ़ का पानी भरने लगा है। हर साल की तरह इस बार भी ये इलाका जलमग्न होने लगा। जान बचाने के लिए लोग सड़कों के किनारे और रेलवे ट्रैक पर इन दिनों गुजर बसर करने को मजबूर हैं। यहाँ पर कम से कम 50 परिवार है यहाँ पर। अच्छा, सब लोग यहाँ पर आ गए हैं। जी हाँ। क्या लग रहा है, यहाँ पर सुरक्षित हैं आप लोग? सुरक्षित तो नहीं है, फिर भी जान बचाने के लिए कोई अधिकारी आया है मिलने के लिए? नहीं, अभी कोई नहीं आया है। बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट से बेबस नजर आ रहे हैं, तो मूसलाधार बारिश भी संकट बढ़ा रही है। बाढ़ आई तो खगड़िया के किसानों की मेहनत पानी में बह गई। खून पसीने की कमाई आंखों के सामने डूबने लगी। धान और मूंग की फसल जलमग्न हो गई। कोसी ने सब कुछ चौपट कर दिया। जहाँ पानी वो काफी तेजी से प्रवेश कर गया और धान वगैरह का फसल चौपट हो गई है। मकई का जो 25% 30% खेत में लगा हुआ था वह भी बर्बाद होने के कगार पर है। सुपौल में कोसी नदी के साथ साथ नेपाल से बहकर आने वाली तिलयुगा नदी भी आंखें दिखाने लगी। सड़क पानी में बह गई। सरौली इलाके की ये सड़क उफनती लहरों का शिकार हो गई। लेकिन मजबूरी ऐसी कि लोग जान जोखिम में डालकर भी खतरनाक लहरों को चैलेंज करते रहे। इसी सुपौल में मूसलाधार बारिश ने भी कहर बरपाया है। इसके बाद शहर की सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं, जो अब बड़े खतरे को बुलावा दे रही हैं।
जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये कोई झील या तालाब नहीं है, बल्कि ये एक सड़क है जिसकी बाढ़ और बरसात से ऐसी हालत हो गई है। ये सुपौल जिले को सहरसा से जोड़ने वाला सड़क है और इस सड़क की आप हालत देखिए, जो लगातार बाढ़ और बरसात के हालात पैदा हुए हैं उसके बाद ये मुख्य सड़क मार्ग जो है वो पूरी तरीके से लगता है गड्ढे में तब्दील हो चुका है। 1.5 से 2 फीट तक जो है वो गड्ढा आपको यहाँ दिख सकता है और गाड़ियाँ देखिए। ये रिहायशी इलाके का हाल है, घुटने तक पानी जमा हो चुका है। सड़क इतनी जलमग्न हो चुकी है कि बाइक दौड़ाना भी मुश्किल है। NH-28 से सटे इस मोहल्ले का हाल देखिए, घरों में पानी घुस चुका है। मुजफ्फरपुर में बाढ़ ने पहले ही लोगों को पस्त कर रखा है। अब बीती रात से भारी बारिश भी हो रही है, जिससे संकट और गहरा गया है। पूर्वी चंपारण में श्वेता सिंह के साथ रोहित सिंह, सुपौल, आज तक। सवाल तो यह है कि हर साल यही होता है। हर साल लोग अपने घरों को छोड़कर जान बचाकर बाढ़ के समय में बाहर निकलते हैं। बाढ़ का पानी घटता है, फिर वो जाते हैं, लेकिन सरकार प्रशासन जस की तस, आंखों में पानी नहीं। चलिए बाढ़ से बाहर निकलते हुए हम आपको दिखाते हैं कि ऐसी तस्वीर जो किसी को भी अंदर तक झकझोर देने के लिए नेहा काफी हो। बिल्कुल श्वेता, और सिर्फ हम शहरों की बात क्यों करें, यूपी के देवरिया की अगर बात कर लें, एक छोटा सा शहर है जहां पर हॉस्पिटल से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर एक शख्स को खुद ही अपना स्ट्रेचर खींचने पर मजबूर होना पड़ा। भ्रष्टाचार की ये पराकाष्ठा देखिए, किस तरह से लचर है हमारी व्यवस्था और इस व्यवस्था में समा गया है ये पूरा सिस्टम, जहां पर संवेदना खत्म हो जाती है। स्ट्रेचर पर लेटा मरीज और उसे खींचती एक महिला और पीछे से उसे धकेलता एक मासूम। यूपी के देवरिया जिला अस्पताल की ये तस्वीर देश की स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का जीता जागता नमूना है। आरोप है कि अस्पताल से पीड़ित परिवार को स्ट्रेचर तो मिल गया, लेकिन उसे वार्ड तक पहुंचाने के लिए कोई स्टाफ नहीं मिला। पीड़ित परिवार के मुताबिक महिला स्टाफ इसके लिए उससे पैसे की मांग कर रही थी। हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग स्ट्रेचर लाने जाते हैं तो आधार कार्ड दे करके हम अपना स्ट्रेचर ला करके हम पिताजी को ले जा करके पट्टी बदलवाने जाते हैं सर। गरीब आदमी है हम, जो स्ट्रेचर जो खींचने वाली आती है तो पैसा मांगती है, तो हम लोग पैसा नहीं दे पाएंगे तो हम अपने बच्चा और हम खींच करके ले जाते हैं। बिंदु के मुताबिक बरहस थाना के गौरा गांव में 3 जुलाई को कुछ लोगों ने हमला कर उसके बुजुर्ग पिता छेदी यादव को जख्मी कर दिया था। तभी से वो रोजाना यहाँ ड्रेसिंग कराने आती हैं। इस पूरे मामले पर आज तक ने जब अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की तो संपर्क नहीं हो पाया। हमारा पिताजी हैं और 3 तारीख से भर्ती है, मार करके उसको बेरहमी से उनको घायल कर दिया है। लोग डॉक्टर लोग कह रहे हैं, लोग वहाँ का बराज का रुपया देकर इथी कर दिया है। लोग कह रहे हैं लोग कि उसका टंगरी से चल करके वो दवा यहाँ पर करा कर गए थे। 2 महीने पहले इसी से मिलता जुलता मार्मिक वीडियो आगरा से सामने आया था, जब एक प्रवासी मजदूर के बच्चे को ब्रीफकेस पर लिटाकर मां खींचती नजर आई थी। देश बदल रहा है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन बुनियादी स्तर पर यह हाल दिल को झकझोर देता है। देवरिया से राम प्रताप सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। मीनाक्षी और श्वेता, सच तो यह है कि हिंदुस्तान में अभी आम आदमी का जीवन भगवान भरोसे है। हालांकि फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें देखते रहिए आज तक। थ्री में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरे साथ श्वेता और नेहा भी स्टूडियो में मौजूद हैं और बुलेटिन के हिस्से की शुरुआत हम कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ, जो राजस्थान से है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। और देखिए, अभी कुछ दिन पहले तक सचिन पायलट उनके डेप्यूटी ही थे। और श्वेता, यहाँ पर बड़ा हमला उन्होंने अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर बोला है। कम उम्र में सब कुछ मिल गया, ये कहते हुए निशाना साधा है। बिल्कुल, बहुत कुछ कह दिया अशोक गहलोत ने। और हैरानी की बात यह है
कि इतने दिनों से इतनी सारी बातें इन दोनों के बीच चल रही थी और उसके बावजूद दिल्ली तक खबर नहीं थी। ऐसा हो नहीं सकता है, या तो खबर थी उसके बावजूद कुछ नहीं किया गया और अब खुलकर सब कुछ सामने आ गया है। अशोक गहलोत ने यहां तक कहा कि सचिन पायलट कांग्रेस की पीठ में उन्होंने छुरा भोंका है। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पायलट का चाल, चरित्र और चेहरा अब सबके सामने आ गया है। तो ये बात नेहा, इसके अलावा भी काफी कुछ कहा। सीधे हमला सचिन पायलट और बीजेपी पर। गहलोत ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मासूम चेहरा, हिंदी इंग्लिश में अच्छी कमांड बोलने की, थोड़ा सा नीचे करिए, मीडिया को इम्प्रेस कर रखा पूरे कंट्री के अंदर। और जैसे मैंने बहुत मेहनत करी और मैं लेके आ गया राजस्थान के अंदर। वो तो राजस्थान की जनता जानती है कितना कॉन्ट्रीब्यूशन का था। हमने फिर माइक नीचे करो, कभी क्वेश्चन नहीं किया उनके ऊपर कि आप कितनी रगड़े करवा रहे हो, कितना काम क्या हो रहा है यहाँ। कुछ नहीं हो रहा था, क्वेश्चन नहीं किया ना, मान सम्मान दिया, पूरा सब कुछ किया। वो व्यक्ति कांग्रेस की पीठ के अंदर छुरा भोंक के जाने के लिए तैयार हो जाए। ये जो खेल अभी हुआ है ये 10 मार्च को होता। 19 को चुनाव थे राजसभा के। 10 मार्च को रात को 2 बजे गाड़ी रवाना होगी यहाँ पर मानेसर के लिए। सुबह राजेश पायलट साहब की मूर्ति की पुण्यतिथि थी, माल्यार्पण होगा। कुछ लोग वहाँ से जाएंगे, सीधा एयरपोर्ट जाएंगे और आगे चले जाएंगे। उस कॉन्स्पिरेसी को मैंने एक्सपोज किया, सबको बुलाया। उस पर 10 दिन रहना पड़ा होटल के अंदर। अच्छी बात है क्या? ये अच्छी बातें नहीं है सर। एक सब सुनिए, इस रूप में ही चला है, पूरा खेल चला है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, AICC अध्यक्ष बनने की जब ख्वाहिश देखे तभी बम्बई का कॉर्पोरेट हाउस जो है, बम्बई के कॉर्पोरेट हाउसेज के लोग उनको स्पॉन्सर करें। अध्यक्ष AICC के बने, स्पॉन्सरशिप हो रही बॉम्बे से कॉर्पोरेट हाउसेज की, क्योंकि आप कॉर्पोरेट मिनिस्टर रहे थे। 7 साल के अंदर एकमात्र राजस्थान हिंदुस्तान का राज्य होगा जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को बदलने की मांग नहीं करी, ना सीनियर ने ना जूनियर ने। एक छोटी खबर नहीं पड़ी होगी किसी ने कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष से। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन नहीं आया हूँ। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं शरद, हमारे संवाददाता सीधे जयपुर से। शरद, 2 सवाल आपसे। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि हाईकोर्ट में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, पायलट खेमे को लेकर किस तरह की सुनवाई चल रही है, क्या हो रहा है। और दूसरा सवाल ये कि क्या वाकई सचिन पायलट को अभी राजनीति में और भी बहुत कुछ सीखना बाकी था क्या? क्योंकि अशोक गहलोत जो है वो धुरंधर है राजनीति के, तो क्या गलत समय पे गलत उन्होंने चाल चल दी? देखिए, कोर्ट में अभी फिलहाल जो है महेश जोशी के वकील दलील दे रहे हैं कि आखिर क्यों उनको, जो पायलट गुट के विधायक हैं, उनको क्यों अयोग्य घोषित करना चाहिए, क्योंकि वो सरकार के खिलाफ बगावत किए हैं, सरकार को गिराने की साजिश कर रहे हैं। ये अपनी दलील कामत दे रहे हैं। ये आखिरी सुनवाई, आखिरी वकील है जो बोल रहे हैं, उसके बाद जज साहब अपना जजमेंट लिखेंगे। दूसरा सवाल जो अब राजनीति का आपने पूछा, देखिए अशोक गहलोत पूरी तरह से हमलावर हो चुके हैं। आज तो सीधे कहें तो राहुल गांधी पर भी हमला बोला है कि अध्यक्ष AICC बना रहा है, प्रदेश अध्यक्ष वो कॉर्पोरेट बना रहे हैं, यानी राहुल गांधी नहीं कॉर्पोरेट बना रहे थे राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष। तो उन्होंने तो आज आला कमान पर भी पूरी तरह से हमला बोल दिया है। नकारा और नाकाम जिस तरह से बोला है, उसे लेकर जो सचिन पायलट के गुट से हमारी बात हुई, एक विधायक की प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई, गिरिराज सिंह मलिंगा, उसने कहा कि 35 करोड़ रुपया हमने सचिन पायलट ने हमें ऑफर किए थे। सचिन पायलट गुट की तरफ से कहना है कि बहुत जल्द हम मानहानि का मुकदमा दर्ज करने जा रहे हैं, अशोक गहलोत हमारा चरित्र हनन कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि अशोक गहलोत पूरे भर गए थे, और भरने के बाद जिस तरह से सचिन पायलट को उन्होंने कुचल दिया है, कुचलने के बाद अब सचिन पायलट पर ऐसा हमला बोल रहे हैं कि वो उठने न दें। अगर सर उठाने की कोशिश करें तो एक पर एक बार किए जा रहे हैं। जिस तरह के बयान अशोक गहलोत दे रहे हैं शरद, ये बयान राहुल गांधी की मर्जी के बगैर, प्रियंका गांधी की मर्जी के बगैर, सोनिया गांधी की मर्जी के बगैर, उनकी जानकारी के बगैर ये बयान हो सकते हैं क्या?
देखिए, मैं पहले मीनाक्षी कहा कि अब पहले की तरह अगर अब आला कमान नहीं रहा मजबूत जो अशोक गहलोत को निर्देश दे सके, और आज इन्होंने जो बात कही है आप ध्यान से सुनो कि एआईसीसी प्रदेश अध्यक्ष बनाता है, वो कॉर्पोरेट तय करते हैं। यानी राहुल गांधी जब बना के भेजे थे वो कॉर्पोरेट ने भेजा था, तो कहीं ना कहीं एक तरह से उनके खिलाफ भी इनका एक गुस्सा है। और जब इन्होंने लगातार हमला बोलना शुरू किया था उस समय कहा जा रहा था कि प्रियंका गांधी की तरफ से और पी चिदम्बरम की तरफ से आखिरी कोशिश हो रही थी, लेकिन अशोक गहलोत ने इतने ज्यादा हमले लगातार करने शुरू कर दिए हैं कि वापसी की उनकी कोई संभावना नहीं छोड़ी है। और अब जब उनके पास लगता है कि विधायक हमारे पास हैं, तो पूरी तरह से सचिन पायलट को कुचल देने के मूड में दिख रहे हैं अशोक गहलोत जी। बिल्कुल शरद, आगे भी आपसे और जानकारी लेंगे, फिलहाल आपका शुक्रिया। तो अभी राजनीति जो है राजस्थान में किस तरफ करवट लेगी और आगे किस तरफ चलेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको हम बता दें जो कि सीधे अयोध्या से जुड़ी हुई है, राम मंदिर से जुड़ी हुई है। भगवान राम के भव्य राम मंदिर निर्माण शुरू होने वाला है। 5 अगस्त को मंदिर के लिए भूमि पूजन की जबरदस्त तैयारी हो चुकी है। आपको बता दें कि अभी अभी खबर आ रही है प्रधानमंत्री के भूमि पूजन की खबरों के बीच अब बड़ी खबर यह आ रही है कि संघ प्रमुख समेत सभी दिग्गजों के वहां मौजूद रहने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि इसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गज नेता यहां पर पहुंचेंगे। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भी बुलाने का कार्यक्रम है। जो बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें 2 तारीख प्रधानमंत्री को दिए गए थे सुझाव के तौर पर, एक 3 तारीख और दूसरा 5 तारीख, जिसमें कि 5 तारीख पर बहुत संभव मुहर जो है वो लग गई है। और अब ऑफिशियल एक तरह से प्रधानमंत्री की तरफ से पीएमओ से जवाब आना है। और इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता दिया हमने कि इसमें कौन कौन यहां पर पहुंच रहा है। संभावना है संघ प्रमुख समेत सभी दिग्गज यहां पर पहुंचेंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे, रक्षा मंत्री भी होंगे। तो आपको हम ये बता रहे हैं कि वीवीआईपीज यहां पहुंचने वाले और 5 अगस्त को अयोध्या भूमि पूजन का ये कार्यक्रम है। ये चेहरे भी आप देख रहे हैं। ट्रस्ट के मुताबिक पीएम मोदी भूमि पूजन करेंगे। हालांकि पीएमओ की तरफ से अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, मोहन भागवत, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी रितंभरा को भूमि पूजन पर आमंत्रित किया जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हो चुका है। मोदी सरकार की कोशिश है कि मंदिर इतना भव्य बने और इस मौके को भी काफी भव्य बना दिया जाएगा और मंदिर का पूरा प्रारूप तैयार हो चुका है। बिल्कुल, और 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या जा सकते हैं। लेकिन इस बीच सियासत भी शुरू हो गई है। शरद पवार ने कोरोना काल में पीएम के अयोध्या जाने पर तंज किया है, तो कांग्रेस के एक नेता हुसैन दलवाई ने भी आपत्ति जताई है। अयोध्या को पीएम मोदी का इंतजार है। भूमि पूजन का न्योता भेजा जा चुका है। पीएमओ से संकेत भी आ गए हैं, बस पक्की तारीख तय होनी है। सूत्रों से खबर है कि 5 अगस्त को पीएम मोदी अयोध्या आ सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त में सर्वार्थ सिद्धि योग में करेंगे भूमि पूजन। गंगा जल और अन्य तीर्थों के जल से होगी पूजा। 40 किलो चांदी की श्रीराम शिला का पूजन करेंगे। तो अब सबकी निगाह अयोध्या पर टिकी है। सबके जहन में ये सवाल उठ रहा है कि राम मंदिर कैसा होगा। आज तक के पास राम मंदिर के स्वरूप का ब्लूप्रिंट मौजूद है। राम मंदिर अब 2 नहीं बल्कि 3 मंजिलों का होगा। लंबाई अब 280 से 300 फीट तक होगी और चौड़ाई 272 से 280 फीट हो जाएगी। मंदिर का मूल स्वरूप वही रहेगा। गर्भगृह और सिंहद्वार के नक्शे में कोई बदलाव नहीं होगा। मंदिर की ऊंचाई 128 फीट से बढ़कर 161 फीट होगी। 3 मंजिला मंदिर में 318 खंबे होंगे। हर मंजिल पर 106 खंबे बनाए जाएंगे। राम मंदिर को भव्य बनाने की जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं, लेकिन इस पर सियासत भी जोरदार हो रही है। राम मंदिर निर्माण का रास्ता अदालत से साफ हुआ, लेकिन सब जानते हैं कि राम मंदिर की पैंठ राजनीति में कितनी रही। सत्ता के गलियारों से सवाल भी उठ रहे हैं। एक सवाल शरद पवार का भी है। त्या गावाला आपण काही लोकांना असं वाटत असेल की मंदिर बांधून कदाचित कोणाला जाईल आणि त्या बांधण्याने कदाचित त्याने हा काही तो घेतला असावा, मला माहिती नाही, काही मला माहिती नाही। महाराष्ट्र के ही कांग्रेस नेता ने सोमनाथ और नेहरू की याद दिलाई है।
भव्य राम मंदिर बने, ये पूरे देश की इच्छा थी। इसको कोरोना से जोड़ना और पवार साहब का ये कहना कि इससे कोरोना खत्म नहीं होगा, ये सही नहीं है। मैं मानता हूं कि कोरोना से भी एक मजबूत लड़ाई लड़ी जाएगी और राम मंदिर का निर्माण भी होगा। रामनाथ के मंदिर का उद्घाटन करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी गए नहीं थे, क्योंकि उनका कहना था कि मैं एक सेक्युलर स्टेट का प्रमुख हूं और वहां मेरा जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये लोगों को संदेश अलग होगा। लेकिन आजकल ये सब बातें बदल गई हैं। प्रधानमंत्री खुद तय करेंगे जाना कि नहीं जाना। मतलब ये कि पीएम की अयोध्या आने पर आगे भी सवाल उठेंगे, लेकिन ये भी सच है कि राम मंदिर का भूमि पूजन हो और पीएम मोदी उसमें शरीक ना हो, ये तकरीबन नामुमकिन है। कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक। तो ये तो बात हुई अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के भूमि पूजन और उससे जुड़ी सियासत की। अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं अयोध्या, जहां जोरों पर भूमि पूजन की तैयारियां चल रही हैं। सीधे ग्राउंड से रिपोर्ट दिखाते हैं श्वेता। आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक इस पर पूरी जानकारी दे रहे हैं कि नए राम मंदिर का प्रारूप कैसा होगा। राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री 5 अगस्त को अयोध्या आ सकते हैं, लेकिन इस राम मंदिर में क्या क्या तब्दीलियां हो रही हैं, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। कारसेवकपुरम में रखे हुए इस विशाल मॉडल से, ये पुराना विश्व हिंदू परिषद का राम मंदिर का मॉडल है और इस मॉडल को अब नए सिरे से कुछ इसमें परिवर्तन किए जा रहे हैं। दरअसल मूल स्वरूप में राम मंदिर ऐसा ही होगा, लेकिन लगातार साधुओं और अलग अलग संगठनों की मांग को देखते हुए इस नक्शे में इस मंदिर के जो मूल स्वरूप है उसमें कुछ परिवर्तन होंगे। अभी तक आप इस मंदिर को देख रहे हैं, इसमें दो मंजिला ये मंदिर है, साथ साथ इसमें 3 इसके मंडप हैं जिसे हम गुंबद भी कहते हैं। लेकिन अभी हाल में जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की मीटिंग हुई, उसमें इस मंदिर के स्वरूप में नक्शे में भी कुछ बदलाव को रेकमेंड किया गया है और जो सोमपुरा हैं इस मंदिर के निर्माता, वो एक नई नए नक्शे के साथ सामने आएंगे। हालांकि मूल स्वरूप में राम मंदिर यही रहने जा रहा है। आपके हिसाब से क्या क्या चेंज आपको लगता है कि इसमें होने जा रहा है? नहीं, हमारे हिसाब से चेंज ये होना है कि आप देख रहे हैं कि तीन मंडप है, इसमें इस बगल और उस बगल 2 मंडप और बढ़ने हैं, क्योंकि तब जाके क्योंकि ज़्यादा परिवर्तन भी नहीं करना है। ज़्यादा परिवर्तन होने के बाद दिक्कत ये खड़ी होगी कि जो हमको समय दिया गया है कि 2023 तक राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हो जाएगा, उसमें दिक्कत आ जाएगी, फिर 5-7 साल बढ़ जाएगा। और अब बात सलमान खान की, जिनका एक दिलचस्प वीडियो सामने आया है। जिस देश कोरोना के संकट से जूझ रहा है, तो सलमान खान खेती बाड़ी का लुत्फ उठा रहे हैं। श्वेता, बिल्कुल, और सलमान खान के फार्म हाउस की ये तस्वीरें सामने आई है जिसमें वो खुद ट्रैक्टर चलाते हुए नजर आ रहे हैं और फार्मिंग करते हुए, यहाँ पर खेती करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी इंस्टाग्राम पे वो काफी चूंकि एक्टिव है सलमान खान, तो कई बार इस तरह के पोस्ट भी वो भेज चुके हैं, लेकिन ये बिल्कुल अनोखे अंदाज में। पहले तो एक फोटोग्राफ इससे पहले भेजा था कि मिट्टी से सने हुए सलमान खान बिल्कुल नजर आ रहे थे उनकी तस्वीर में, लेकिन ये जो तस्वीर सामने आई है, यहाँ पर खुद ट्रैक्टर चलाते हुए सलमान खान दिख रहे हैं। सलमान खान का नया अवतार।
आज तक ब्यूरो। 3 at 3 में हम तीनों के साथ अभी के लिए बस इतना है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।